वेलकम बैक टू द लेक्चर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ओके, इंटरफेरेंस ऑफ वेव बोल सकते हैं या एक और शब्द में इसको बोला जाता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ओके, तो व्हाट डू मीन बाय इंटरफेरेंस ऑफ वेव? एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। इंटरफेरेंस ऑफ वेव, एक से ज़्यादा वेव्स का एक साथ मिल जाना इज सिंपली इंटरफेरेंस। एक से ज़्यादा वेव्स का एक साथ मिल जाना इज सिंपली इंटरफेरेंस। लाइक कैसे? यहाँ पे लेट्स से एक पार्टिकल है, मैं यहाँ से एक फोर्स लगा रहा हूँ और मैं यहाँ से ही दूसरा फोर्स लगा रहा हूँ। एक कंडीशन ले लीजिए, दूसरा कंडीशन ले लीजिए, यही पार्टिकल है, मैं यहाँ से एक फोर्स लगा रहा हूँ, एक दूसरा फोर्स मैं यहाँ से लगा रहा हूँ। इस कंडीशन में क्या होगा? अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो पार्टिकल को मूव करना चाहिए, वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। और अगर मैं दूसरी कंडीशन में अगर मैं पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को देखूं तो पार्टिकल डेफिनेटली मूव करेगा। ओके, किस डायरेक्शन में मूव करेगा? किसी एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में, जैसे वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई होगा डेफिनेटली, तो इस डायरेक्शन में लेट्स से ये मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल कंप्लीटली रेस्ट में रहेगा। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेरेंस। दिस इज ओनली क्रोनोलॉजी ऑफ इंटरफेरेंस। ओके, एक एनालॉजी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये सेम काम पार्टिकल्स के साथ होता है। क्या होता है जब पार्टिकल कोई होता है और कोई वेव इससे मूव कर रही होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन द वेव पे डिपेंडेंसी होती है कि वाई पार्टिकल ऑस्किलेट कैसे करेगा। जैसे जब साउंड वेव्स मूव करते हैं तो वाई पार्टिकल ऑस्किलेट्स करते हैं। पार्टिकल कोई कहीं पे रेयर फ्रैक्शन बनता है, कहीं पे कंप्रेशन बनता है, कहीं रेयर फ्रैक्शन बनता है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, ऐसे बनते हुए रेयर फ्रैक्शन फिर रेयर फ्रैक्शन फिर कंप्रेशन, ऐसे करके बनता हुआ चला जाता है। तो ये जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है ये डिपेंड करता है आपके वेव पे। ओके, तो लेट्स से ये एक वेव आ रहा है। ओके, इस वेव का इक्वेशन मैं लिखता हूँ y1 से। तो y1 से मीन्स जब ये वेव इस पार्टिकल से पास आउट होगा तो ये पार्टिकल y1 डिस्टेंस को डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, और लेट्स से एक दूसरा वेव भी आ रहा है। ओके, लेट्स से एक दूसरा वेव भी आ रहा है y2 से। ओके, दो वेव्स यहाँ पे आ रहे हैं, एक y1 से है और एक है y2 से। ओके, अब क्या होगा? यहाँ पे जो पार्टिकल y है ये डिस्प्लेस कैसे करेगा? ये इसको y1 से डिस्प्लेस करना चाहता है पहला वेव, और दूसरा वेव इसको y2 से डिस्प्लेस करना चाहता है। तो क्या होगा? इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, ये दोनों वेव्स पहले तो यहाँ आके इंटरेक्ट करेंगे इस पोजीशन पे पार्टिकल p से। तो जो पार्टिकल p का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा y1 प्लस y2। ओके, अब y1 कितना है? y1 आपका है a1 साइन, अब इस वेक्टर को भी मैं मॉडुलस लेके अगर चलूँ तो a1 साइन ओमेगा t1 प्लस kx1 प्लस a2 साइन ओमेगा t2 kx2 प्लस kx2। ओके, ये हमारे दो वेव्स हो गए। तो y नेट कितना हो गया? इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा थोड़ा ज़्यादा, बिल्कुल नहीं, कैसा भी होगा, लेकिन वो ये नेट वेव इक्वेशन होगा। ओके, तो इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का फेज डिफरेंस जो होगा, मैंने बताया था फेज क्या होता है, ये होता है पूरा फेज, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसकी बात की है, और ये होता है फेज। तो जब फेज डिफरेंस की बात हम करेंगे तो हो जाएगा y ओमेगा t2 माइनस t1 प्लस k x2 माइनस x1। ओके, ये हो जाएगा आपका फाई, इसकी बात हमने की है, ये हो जाएगा आपका फेज डिफरेंस। ओके, फेज डिफरेंस। अब ये दोनों वेव्स इंटरेक्ट करेंगे। अब इंटरेक्ट वेव कई तरीके से कर सकते हैं। लेट्स से कहीं पे अगर पहले का कंप्लीटली कोई भी वेव मूव करता है, ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर कोई वेव इस तरह से मूव कर रहा है तो ये जो अपर पार्ट्स और लोअर पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट होता है, एक होता है लोअर पार्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रफ एंड दिस इज क्रस्ट। तो कई तरीके से वेव इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्या पता ये दूसरा वेव जो हो ये बिल्कुल इसके अपर पार्ट पे ही आ जाए, जैसे ऐसे ही आ जाए। एक कंडीशन तो ये हो सकता है। ओके, एक कंडीशन ये हो सकता है कि इसका ये इस तरह से आ जाए, दूसरा वेव इंटरेक्ट करे पहले वेव से। इस कंडीशन में क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जीरो हो जा रहा है हर कंडीशन में, जबकि इस कंडीशन में नेट एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। यह पहला वेव, ये पहला वेव लेते हैं, इसको दूसरा, तो पहला वेव इसको नीचे के डायरेक्शन, ऊपर के डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, दूसरा वेव इसको नीचे के डायरेक्शन में मूव करेगा, ये पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा। दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये देखिए, तो जब पार्टिकल यहाँ पे होगा कहीं तो ये वाला वेव इसको नीचे की तरफ भगा रहा है और ये वाला वेव इसको ऊपर की तरफ भगा रहा है। ये देखिए, ये वाला वेव इसको नीचे की तरफ भगा रहा है, ये वाला वेव इसको ऊपर की तरफ भगा रहा है। तो ये वेव स्टेबल रह जाएगा, कहीं मूव ही नहीं करेगा। ओके, ये अलग बात है, कंडीशंस हो सकती हैं, क्या पता इसके पास ज़्यादा एनर्जी हो तो वो इसको इस तरफ ज़्यादा डिस्प्लेस करे, लेकिन उतना डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा जितना कि ये फ्रीली इसको डिस्प्लेस कर सकता है। ओके, इसमें कोई क्लियर? सो यहाँ पे एक फेज डिफरेंस निकला है। इस फेज डिफरेंस का क्या मतलब है? ये फेज डिफरेंस का मतलब ही यही है कि y1 इज लेस देन y2 बाय 5। ओके, मीन्स y1 कंडीशन कुछ ऐसा है, मैं आपको एक प्लॉट करके दिखा देता हूँ। कंडीशन कुछ ऐसा है, जिस टाइम पे y1 निकला था, जब y1 लेट्स से यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद y2 का जनरेशन होना शुरू हुआ। ओके, उसके बाद y2 जनरेट होना शुरू हुआ, यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ से कहीं से भी आप ले लें। तो अब जब y1 यहाँ पहुँचेगा तो y2 कुछ यहाँ पहुँचेगा। अब जब y1 और आगे बढ़ जाएगा तो y2 शायद कुछ सिर्फ यहाँ तक पहुँचे या कुछ और डिस्प्लेस कर जाए। तो y1 जब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, y2 इसके पीछे पीछे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ ये कंडीशन रहे। तो ये जो टाइम गैप है, ये जो गैप आया है, दिस इज 5। ये जो गैप आया है कि y1 जब यहाँ था, y2 जब यहाँ था तो y1 यहाँ था, दिस इज y1, दिस इज y2। तो y2 जब यहाँ तक पहुँचा तो y1 स्टार्ट हुआ, तो उन दोनों के बीच एक गैप आई है। दिस गैप इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। यही फेज डिफरेंस कंप्लीटली पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी को डिसाइड करता है। अगर फेज डिफरेंस 0 हुई तो क्या कंडीशंस होगा, फेज डिफरेंस 1 हुआ, 2 किस तरह से वेरी करता है, इसकी बात आगे हम लोग करेंगे। ओके, तो इंटरफेरेंस सिंपली क्या है, बीच में एक पार्टिकल है, इनसे दो वेव्स आके लड़ रही हैं। अब उन दोनों वेव्स की कोलाइड करने की वजह से, मैं एक स्लैंग टर्म यूज़ कर रहा हूँ पर इसका रियल मतलब कोलिजन नहीं होता है। तो यहाँ पे आके दोनों लड़ रहे हैं और जिसकी वजह से एक पार्टिकल एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। अब वो डिस्प्लेसमेंट कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे लेट्स से ये डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जो है वो इस डायरेक्शन में कुछ a1 हुआ पहले वेव की तरह वजह से, और इस डायरेक्शन में कुछ a2 हुआ दूसरी वेव की वजह से। ओके, और तो नेट क्या करते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, यही एंगल होगा आपका फेज डिफरेंस 5। ओके, कि a1 और a2 दोनों अपने अपने डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश किए, लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल, लेकिन ये पार्टिकल वेक्टर सम के चलते किसी एक इन दोनों के बीच में किसी एक पार्टिकुलर एंगल पे डिस्टेंस में मूव कर जाएगा। ये तो वेक्टर एडिशन का सिंपल सा रूल है। ओके, तो ये जो एंगल होगा यही होगा आपका रिजल्टेंट, ये जो लाइन होगा यही होगा आपका रिजल्टेंट। ओके, a1 a2, इसको हम लोग नोट करते हैं लेट्स से AR। तो वेक्टर सम रूल अगर हम लगाएं, या आप पैरेललोग्राम रूल या कोई भी रूल जो आपको ठीक लगे वो आप लगाइए, तो दिस विल बी AR स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। अब देखिए, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल डिपेंड कर रहा है 5 पे। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। ये देखिए, लेट्स से एक कंडीशन लेता हूँ, केस 1। मान लीजिए 5 पाई हो। पाई का मतलब क्या हुआ, जब पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कल को कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट नॉट कंप्लीट सर्कल, हाफ, लाइक इस तरह का फिगर कुछ उस कंडीशन में आपको इमेजिन करना है। लेट्स से ये हमारा वेव हो गया, जब एक पहला वेव यहाँ तक पहुँचा, ओके, तब जाके दूसरा वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, दिस इज पाई। ओके, ये कंडीशन, ये क्वांटिटी ऐसे होती है एक्चुअली, ये डिस्टेंस होता है पाई बाई 4 दिस इज पाई, एंड फर्दर जब ये मूव करके यहाँ तक जाता है, दिस विल बी 2 पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2। तो जब वेव यहाँ तक पहुँच चुका हो तब ये दूसरा वेव स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज फेज डिफरेंस ऑफ पाई। ओके, इस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखें, 5 हो गई पाई, तो AR स्क्वायर कितना हो जाएगा, AR स्क्वायर हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। ओके, मीन्स AR हो जाएगा a1 माइनस a2। जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, तो जो पार्टिकल है वो कम डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ओके, सो क्या होगा इस कंडीशन में, अगर y1 इतना होगा तो y2 इसको अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देगा, तो ये इतना इसको मूव करना था, लेकिन ये मूव थोड़ा सा कर पाएगा पार्टिकल। ओके, ये इस कंडीशन में होगा। केस 2 लेके देखते हैं हम। केस 2 क्या होगा, केस 2 हो जाएगा आपका पाई इज इक्वल टू 0। ओके, पाई इज इक्वल टू 0।
तो इस कंडीशन में ए आर क्या होगा, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2। ओके, तो सिंपली ए आर कितना आ गया, ए आर हो गया a1 प्लस a2। ओके, a1 प्लस a2, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऐड हो जा रहा है, मतलब अगर पार्टिकल यहाँ तक जाना था, दूसरा वाला इसको और आगे तक पहुँचाएगा, टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा पार्टिकल का, पार्टिकल पहले से ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा। तो क्या यहाँ पे पाई बाई टू मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, सिर्फ इतना डिस्प्लेसमेंट, अगर पार्टिकल सिर्फ इतना पहुँचा और तब ये दूसरा वेव ओरिजिनेट हो रहा हो, चाहे पाई बाई टू का डिस्प्ले फेज डिफरेंस होगा। ओके, यस। तो दिस टाइप ऑफ पार्टिकल थिंग इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव, जब दोनों एम्पलीट्यूड कंप्लीटली कंबाइन हो जाते हैं। और दिस टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब एम्पलीट्यूड्स कंप्लीटली सब्सट्रैक्ट हो एक दूसरे से। ओके, तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बारे में पढ़ा, इंटरफेरेंस क्या होता है इसके बाद की, और आगे अगर बढ़ें इसके बाद जो टर्म आता है वो आता है इंटेंसिटी की टर्म, इंटेंसिटी। ओके, तो एक सिंपल सा रूल मैं आपको बताता हूँ, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। हमेशा जैसे आप इक्वेशन ऑफ वेव लिखते हो ना, ए कॉस और साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये जो एम्पलीट्यूड होता है इसका स्क्वायर ही इंटेंसिटी का प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये इसके प्रोपोर्शनल है, मीन्स कि I1 का A1 के प्रोपोर्शनल स्क्वायर भी होगा, I2 का A2 के प्रोपोर्शनल का स्क्वायर भी होगा। तो जो फॉर्मूला मेरे पास था कि ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, लेट्स से दिस इज आर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 कॉस फाई। ओके, ए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई आर, A1 स्क्वायर I1, A2 स्क्वायर I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई। ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द वेव। बहुत ही सिंपल तरीके से हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके, ये आपका रिजल्टेंट वेव आ गया कि इंटेंसिटी के टर्म में, इंटेंसिटी अगर आपको दोनों वेव्स को पता है तो आसानी से आप इंटेंसिटी को इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ओके ओके, अभी हमने यहाँ देखा जैसे कि एम्पलीट्यूड आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ओके, पीछे भी हमको कुछ बातें पता है, जैसे ओके मीन्स इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम होगी तो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा, और इंटेंसिटी अगर मिनिमम होगी तो एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होगा। इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर स्क्वायर सॉरी। ओके, तो अब क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखिएगा आई मैक्स अपॉन आई मिन। इसका क्या मतलब हुआ, आई मैक्स मतलब ए मैक्स का स्क्वायर अपॉन ए मिन का स्क्वायर। ए मैक्स कब होता है, जब कंस्ट्रक्टिव होता है, मीन्स ये कंडीशन। ओके, ए मैक्स होता है कंस्ट्रक्टिव तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और डिस्ट्रक्टिव कब होता है, जब ए मिन होता है तो डिस्ट्रक्टिव होता है A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। ये आपको दैट आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। ओके, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये बेसिक चीज़ें हैं। ओके, एकदम बेसिक चीज़ें हैं। इसी तरह आप और भी चीज़ें देख सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस की तरह यूज़ होती हैं और चीज़ें। ओके, हाँ, अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जैसे रिफ्लेक्शन। ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस पहले बता देता हूँ आपको, इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ सॉल्व कराता हूँ, या फिर उस वक्त कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लगाने के लिए भी दूंगा, और आप फिर उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें उन क्वेश्चंस को, सॉल्यूशंस को, या सॉल्यूशंस को नहीं तो आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में डालें। ओके, तो क्वेश्चन पहला है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंटरफेरिंग साउंड वेव्स आर, लेट्स से दो साउंड वेव्स हैं, उनका जो y1 पहले का इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी, दूसरे का इक्वेशन है आपका 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओके, दीज आर द इक्वेशन ऑफ दीज टू वेव्स। ओके, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। कैसे निकालेंगे, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर और रिजल्टेंट स्क्वायर, जैसे कि मैंने यहाँ पे आगे बात की थी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 कॉस फाई। अब फाई कैसे निकालेंगे, फाई कैसे निकालते हैं, फेज डिफरेंस, दिस इज फेज डिफरेंस, तो इसमें से इसको घटा दो, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, ये कैंसल्ड आउट हो गया, फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 सिंपली।
ओके, ये फाई आ गया। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू कॉस फाई। तो A1 कितना है, A1 है 4, तो 16 स्क्वायर प्लस A2 है 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस पाई बाई 2। ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा विच विल बी 5। 25 then root is equal to 5. This is your net amplitude. ओके, ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको और बता देता हूँ। जैसे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव तो हमने पढ़ लिया, एक डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव ये क्या होगा, ये जानना भी थोड़ा सा ज़रूरी है आपके लिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअली में। ओके, तो डिफरेंस की बात अगर करें तो मैं एक साइड में लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव को और एक साइड में डिस्ट्रक्टिव को। तो दिस साइड कंस्ट्रक्टिव और दिस साइड इज डिस्ट्रक्टिव। ओके, अब देखिए कैसे होगा। पहला है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड इज मैक्स। ओके, एम्पलीट्यूड इज मिन। दूसरा क्या है, फॉर्मूला हमको पता है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। तो यहाँ पे एक फाई की बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है, तो फाई की वैल्यू डिफाइन करेगी तो तुम्हारा जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तो अगर मैं फाई की डिफरेंट वैल्यूज़ की बात करूँ, जैसे फाई की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई, ऐसे किसी भी वैल्यू पे बात करूँ, जनरल में बोलूँ तो फाई, जहाँ पे n की वैल्यू है 0, 1, 2 एंड सो ऑन, इस कंडीशन में हमें हमेशा कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसी चीज़ को अगर मैं ये सेकंड पॉइंट में इसको दे रहा हूँ, अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ बात करूँ तो ये थोड़ा सा डिफर होता है। यहाँ पे हमको वैल्यूज़ कैसे चाहिए होती है, यहाँ पे हमको कॉस फाई की वैल्यू चाहिए होती है 1, यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू कितनी चाहिए होती है -1 हमको, जिसकी वजह से फाई की वैल्यू क्या क्या हो जाती है 3 पाई, पहले तो पाई ही हो जाएगा खुद, पहला तो हो जाएगा पाई, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई एंड सो ऑन। या जनरल अगर मैं लिखूँ तो फाई की वैल्यू हो जाएगी 2n-1 पाई, जहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, यस। और अगर आपको n की वैल्यू प्लस में 0 से स्टार्ट करनी है तो 2n+1 पाई कर दीजिए, तो n की वैल्यू कहाँ से होगी 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ओके, थर्ड कंडीशन, पीछे हम लोगों ने पार्ट डिफरेंस की बात की थी। पार्ट डिफरेंस में एक फॉर्मूला डिराइव किया था, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। दिस इम्प्लाइज डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। ओके, अब डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, डेल्टा एक्स हो जाएगा आपका लैम्डा डेल्टा फाई बाई 2 पाई। डेल्टा फाई यहाँ कितनी होती है 2n पाई, तो लैम्डा इंटू 2n पाई बाई 2 पाई, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे n लैम्डा। याद रखिएगा पार्ट डिफरेंस हमेशा n लैम्डा होगा कंस्ट्रक्टिव कंडीशन में। ऐसे अगर मैं डिस्ट्रक्टिव की बात करूँ तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, या डेल्टा एक्स की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ लैम्डा बाई 2 पाई डेल्टा फाई। तो इस कंडीशन में डेल्टा फाई कितना होता है 2n+1/2 और -1/2 कुछ भी लिख दीजिए। तो जब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो डेल्टा एक्स आपको मिल जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कंप्लीटली, ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ये बेसिक डिफरेंस है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के बीच का। और अगर आप ध्यान दें, अगर मैं एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई भी कर दूँ कि A1 इज इक्वल टू A2, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम होंगे, तो जो रिजल्टेंट मोशन होगा पार्टिकल वो जीरो हो जाएगा। जो ऊपर मैंने कंडीशन, ये कंडीशन हमने बात की थी, जो ये इस कंडीशन की हमने यहाँ बात की थी, ओके, कंप्लीट जीरो हो जाएगा। और अगर ऐसी केस कंडीशन है मैं इसकी बात करूँ इसकी, तो ये 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा इफ A1 इज इक्वल टू A2, दोनों एम्पलीट्यूड्स अगर सेम होगा। ओके, तो ये डिफरेंस था। ओके, मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ, क्वेश्चन जरूर लगाएं और कमेंट सेक्शन में आंसर भी जरूर बताएं मुझे। ओके, तो क्वेश्चन ये है, द सुपरपोजिंग वेव्स आर रिप्रेजेंटेड, 2 वेव्स हैं आपके पास, यू हैव 2 वेव्स, y1 इज इक्वल टू 5 sin 2 पाई 10t माइनस 0.1 x, y2 क्या है, y2 है आपका 10 sin 2 पाई 20t माइनस 0.2 x। फाइंड
रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज आई मैक्स बाय आई मिन। ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपके पास। ऐसे ही बहुत सिंपल से क्वेश्चन इसके आते हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इस पर फर्दर हम लोग अगले लेक्चर में फर्दर मूव करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रोप वेव्स, मीन्स कि रोप में जब रेयर डेंसर क्या होता है, डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या होता है, डेंसर से रेयर से डेंसर में आता है तो क्या होता है, ऐसा रोप जिसका एक एंड फ्री हो उसको अगर फोर्स लगा, बहुत सारी बातें आगे हम लोग करेंगे। तो उससे पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई भी डाउट इस इन लेक्चर के रिलेटेड हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच।